आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स। सबको वेलकम बोल रही मैं आप लोगों की इस वीडियो में, मेरे चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी आप लोगों को डाउट्स है किसी भी ताल्लुक़ से, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। अच्छा, हम लोग आज भी 10th क्लास का एक लेसन लेने जा रही हूँ मैं। ये 10th क्लास की ही ज़्यादातर मैं दे रही हूँ ताकि बच्चों को सही समझ में आए एग्ज़ाम्स में। अब के तो देखिए, कम से कम लास्ट 2 इयर्स जैसा हुआ था कि खाली रिज़ल्ट्स दे दिए थे, ऐसा नहीं होगा आपके। इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। तो ये अगर आप लोगों को इंग्लिश, इसका ये लेसन्स कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आप लोगों को कैसे लिखते हैं, क्या है उसका भी फॉर्मेट इंशाल्लाह बताऊंगी। तो मैं आज 7th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। 7th यूनिट क्या है? नेशन एंड डाइवर्सिटी। नेशन एंड डाइवर्सिटी में क्या है देखिए, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे ये इस सेशन में। नेशन मतलब कि कंट्री को बोलते हैं, डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग जो चीज़ें अपने पास पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पर कंट्री कैसे बनता है? इंसानों से बनता है। ठीक है, एक मुल्क में इंसान ही से तब मुल्क बनता है। ठीक है, और ये यहाँ पर इंसान भी कैसे हैं अपने पास देखिए, ख़ास करके इंडिया की जब बात करते हैं तो अलग अलग इंसान मतलब अलग अलग मज़ाहिब को फॉलो करने वाले, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग, डिफरेंट वे ऑफ क्लोथिंग, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, सब कुछ अलग अलग है। इसको बोलते हैं कि डाइवर्सिटी। ठीक है, रहते एक ही मुल्क में हैं, रूल्स एक ही फॉलो करते हैं, सब पे एक ही क़ानून नाफिज होता है, लेकिन फिर भी हम सबका एक तरीक़ा जीने का सबका अलग अलग है। ये अलग अलग जो हो रहा है वो है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये नेशन एंड डाइवर्सिटी में हम अलग मज़ाहब के हैं, लेकिन फिर भी मिलके एक ही मुल्क में, एक ही गांव में, एक ही शहर में फिर भी अच्छे से भाईचारे से रहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला जो ए रीडिंग है वो क्या है देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, फादर ऑफ द मिसाइल्स कहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग कौन है ना? हाँ, APJ कलाम हैं। तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। माई चाइल्डहुड, तो ये क्या है मालूम आप लोगों को? ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बोल के एक किताब का नाम है जो APJ कलाम साहब खुद अपने हाथ से लिखे थे। वेयर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो उनकी जो बुक है ना, बुक का नाम, पूरी बुक का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। उसमें से कुछ हिस्सा जो उनके बचपन के बारे में उन्होंने जो उसमें लिखे थे वो निकाल के हमारे को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा कुछ लेना उसमें से वो बुक में से निकाल के ये लेसन हमको दिया गया है रीडिंग, जिसमें सिर्फ माई चाइल्डहुड मतलब कि मेरा बचपन, किसका बचपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? APJ कलाम साहब के बचपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका बचपन जैसा हुआ था वो जो है लिखे थे उनकी बुक में, द विंग्स ऑफ फायर है उसका नाम बुक का। उसमें से उन्होंने उनके बचपन के बारे में जो लिखे थे वो ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें। माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, ये टाइटल दिया उन्होंने इसको। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. पहले क्या बता रहे हैं उन्होंने, कहाँ पैदा हुए थे और कैसी फैमिली थी। तो I was born, पास्ट में ले रहे हैं देखिए यहाँ पर, into a middle class, उनकी फैमिली कैसी थी? मिडिल क्लास फैमिली थी, तमिल फैमिली थी, मतलब कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिल में माँ के थे। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? रामेश्वरम, एक आइलैंड टाउन मतलब के आइलैंड मालूम है आप लोगों को? आइलैंड उसको बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ISLAND, तो I और L के बीच में जब भी S आता है तो उसको साइलेंट कर देना, उसको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको आइलैंड पढ़ते हैं। ठीक है,
टाउन, और इसका प्रिंसिपल क्या है, आई और एल के बीच में आ रहा, जब आई और एल के बीच में जब भी आता है एस, इसको साइलेंट कर देना है। रामेश्वरम था इनका गांव, जो एक आइलैंड था। हाँ, तो अब आइलैंड क्या है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। आइलैंड वो ज़मीन होती है जो हर तरफ से पानी से घिरी हुई रहती है, ठीक है। पूरे चार तरफ है या गोल है ज़मीन, तो पूरा गोल हर तरफ से पानी से जो घिरी हुई रहती है, वो बीच की ज़मीन को बोलते हैं आइलैंड। और रामेश्वरम भी ऐसा ही एक गांव था जो आइलैंड था। इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब कि पहले, जिसको मद्रास बोलते थे और आज उसको चेन्नई बोल रहे हैं, ठीक है। तो मद्रास स्टेट में है इनका गांव। माय फादर ज़ैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अब इन्हों अपने वालिद के बारे में बता रहे हैं कि मेरे फादर, उनका नाम क्या बता रहे हैं, इनके फादर का नाम ज़ैनुलाब्दीन। हैड नीदर मच, उनको ना तो ज़्यादा, नीदर और ये नॉर दो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर नीदर मतलब कि ना ही उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन, कोई इल्म हासिल था, और ना ही वो कुछ ज़्यादा अमीर थे, ना ही पैसे वाले थे, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट देखिए वो वर्ड है, डिस्पाइट के बजाय हम इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। बावजूद इसके, मतलब कि ना तो पढ़े लिखे थे ना ही पैसे वाले थे, फिर भी क्या था उनका, डिसएडवांटेजेस, ये सारी खामियां होने के बावजूद भी उनके पास बहुत ही ग्रेट इन्नेट विजडम था। मतलब कि एक फितरी तौर से बड़े ही नेक इंसान थे। उन्होंने ना तो इल्म हासिल था ना ही पैसा था, फिर भी फितरतन एक बड़े ही नेक इंसान थे। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और बड़े ही हमदर्द रूहानी तौर से, मतलब कि इतने थे कि इनकी रूह तक कोई भी चीज़ जब देखते थे तो कहीं भी नेकी करने के लिए बहुत जल्द आगे बढ़ते थे। बहुत ही नेक इंसान बता सकते हैं। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। तो ही हैड एन आइडियल, आइडियल बोलते बहुत ही एक सही मॉडल, एक मददगार जो थे, वो कौन थे, उनके साथ में उनकी वाइफ, मतलब कि एपीजे के मदर थे, जिनका नाम था आयशम्मा। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरे को कभी मैं, हाँ किसी से, हाँ कोई टीचर ही थे, उन्होंने बता रहे थे कि एपीजे कलाम के फादर मुसलमान थे और मदर हिंदू थे। ये आशियम्मा का नाम सुन के, लेकिन ऐसा नहीं है। आशियम्मा जो है वो मुसलमान का ही नाम है। ये जनरली क्या है, इधर साउथ इंडिया में जब हम जाते हैं तो उधर वो लोग नाम के साथ में जनरली, अगर मर्द लोग रहते हैं तो उनको अय्या लगाते हैं, और ख़वातीन होते हैं तो उनको अम्मा लगा। तो ये जो आशियम्मा हैं ये मुसलमान नाम ही हैं, इनके पेरेंट्स दोनों भी मुस्लिम ही थे। तो आशियम्मा भी बहुत ही नेक औरत थे, नेक खातून थे, जो उनके फादर को बहुत ही सपोर्टिव थे। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो इनके माँ जो थे, इनके वालदा जो थे, उनकी नेकी की बात बता रहे हैं। देखो कि इन्होंने बोलते हैं कि आई डू नॉट रिकॉल, मेरे को याद नहीं है सही तरीके से कि उन्होंने रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाते थे। ये सही तो नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक बात बताता हूँ कि हम घर वाले जितने रहते थे ना खाने के दस्तरखान पे, उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग रहते थे। मतलब कि घर वालों से ज़्यादा बाहर के लोग खाने पे आते थे इन लोगों के दस्तरखान पे। तो जब घर की औरतें जब नेक होती हैं, जब सोचती है कि गरीबों को खिलाना है, तो ऐसी जगह ही होता है। अगर औरत बोलती कि हम नहीं पका के देते, हम नहीं खिलाते, बोल तो आ सकते कोई बाहर वाले नहीं। तो इनकी माँ की भी इतनी नेकी थी, इतने नेक थे कि घर वालों से भी ज़्यादा बाहर के लोग इनके दस्तरखान पे हर रोज़ हुआ करते थे। ये एपीजे कलाम बता रहे हैं। सही नंबर नहीं बोल सकता मैं कितने होते थे, लेकिन हम घर वाले जितने थे ना, इससे भी कहीं ज़्यादा बाहर वाले होते थे। I was one of the children, a short boy with rather undistinguished looks,
born to tall and handsome parents। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई वॉज वन ऑफ द चिल्ड्रन, बोल तो इनके माँ बाप के कई बच्चे थे, इन्हों उनमें से एक थे, और अपना हुलिये के बारे में बता रहे हैं कैसे थे। ए शॉर्ट बॉय, गिड्डे थे, विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोल तो ना लुक्स में भी इन्हों को इतने खूबसूरत नहीं थे, कोई इतने जाजिब नज़र नहीं थे कि अच्छा है बच्चा, स्मार्ट है बोले जैसा, देखने में भी उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बोल रहे हैं कि मैं पैदा जो हुआ था, पेरेंट्स मेरे लंबे थे और बहुत हैंडसम थे, लेकिन मैं अच्छा नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और हम लोग कहाँ रहते थे, हमारे पूर्वजों का जो घर था, हमारे पुरखों का जो घर था, मतलब कि दादा परदादा उन्होंने बना के रखे सो घर को बोलते हैं एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल मतलब कि हमारे पुरखों का जो घर होता है उसको बोलते हैं, जो जिसमें दादा दादा के दादा उन्होंने सब रह के गए थे, उसी में रहते थे। जो कब बनाया गया था, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी बोलते 1801 से 19th सेंचुरी से शुरू हो जाती, मतलब कि इनका घर आसपास 1840 से 1860 के बीच में बना हुआ रहता है, 18th सेंचुरी। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस। अब ये घर कैसा था, अच्छा बड़ा था और पक्का घर था। पक्का घर और कच्चा घर, पक्का घर वो होता था जिसमें ईंट और चुन्ने का इस्तेमाल किया जाता था, और कच्चा हाउस वो होता था जिसको सिर्फ मट्टी से बनाया जाता था। तो इन लोगों का घर अच्छा बड़ा और पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, हाँ लाइमस्टोन मतलब कि चुने को बोलते हैं, क्योंकि उस ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करती थी, तो चुना ही बोलते हैं जो इस्तेमाल करते थे, डंक का चुना बोलते हैं उसको, जो बहुत ही मजबूत हुआ करता था, नहीं होता है, और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में था इनका घर, और वो कहाँ था, महला कौन सा था, मस्जिद वाला महला था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries। ऑस्टर का मीनिंग होता है सिंपल। इनके वालिद साहब इतने सिंपल थे कि एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, और हर एक लग्जरी की चीज़, लग्जरी मतलब कि ऐशो आराम के चीज़ों को दूर रखते थे अपने से, जो गैर ज़रूरी हुआ करती थी। However, बहरहाल ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इसके बावजूद भी बहरहाल जो ज़रूरी चीज़ें थे, जैसे कि खाना, कपड़ा, दवाएं, अगर बीमार हुए तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती थी अच्छे से। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। तो क्या बने, बहरहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन था एक सिक्योर था। सिक्योर मतलब कि महफूज था, जिसमें बहुत मटेरियली मतलब कि ना खाने की कमी थी, ना कपड़े की थी, ना कभी कुछ हुआ तो कोई लापरवाही होती थी, दवाएं वगैरह सब कुछ इनको अच्छे से घर से मिलते थे, वालिदैन देखभाल अच्छी करते थे इनकी। इमोशनली मतलब कि एक मोहब्बत से, खुलूस से जुड़े हुए रहना एक दूसरे से, ये सब कुछ था इन लोगों के, इनके घर में, इनके फैमिली में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को दीनियात का एक दुआ बताऊंगी। ये है एपीजे कलाम के बारे में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बाकी का कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए इतना ही बस है। आज हाँ, दीनियात के बारे में क्या है, आज मैं आप लोगों को एक दुआ बताऊंगी, जो दुआ आप लोग कब करने की रहती है, नमाज जब पढ़ते हैं तो हर 2 सजदों के बीच में इस दुआ को पढ़ा जाता है। ठीक है, एक रकात में हम 2 सजदे करते हैं ना, तो एक सजदा करके जब उठते हैं तो ये इस दुआ को पढ़ने के बाद में फिर दूसरे सजदे में जाना। ठीक है, वो दुआ क्या है देखिए, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ और याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अफ़ीनी व हदीनी वर्ज़ुक़नी। ठीक है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अफ़ीनी व हदीनी वर्ज़ुक़नी। ये दुआ पढ़ के फिर दूसरा सजदा करना। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो 2 सजदों के दरमियान की ये दुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में फिर क्लास के बाद में
सुनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।